नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल और आप सभी के चैनल लर्न विद देव में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। मध्यकालीन की शुरुआत की थी हम लोगों ने पिछले वीडियो में, जिसमें से पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत को हम लोगों ने पढ़ा था। अब दिल्ली सल्तनत से आगे का जो समय काल है, जो आगे की जो ऐतिहासिक घटना रहा भारतीय मध्यकालीन इतिहास में, वो मुगल काल के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग इसी मुगल काल को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखते हैं मुगल काल को। ठीक है, चलिए मुगल काल को समझते हैं। किसको? मुगल काल को। किसको समझना है? मुगल काल को। थोड़ा सा मुगल काल को समझने के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझते हैं, कि चीज़ों को समझते हैं यहाँ पे कि क्या कहा गया है। पहले थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में कहा गया है कि हम लोग यहाँ पे क्या समझने वाले हैं? मुगल काल। किसको? मुगल काल को। ठीक है, मुगल काल की अगर बात की जाए तो मुगल काल भारतीय मध्यकालीन इतिहास में 1526 से शुरुआत होता है इसकी। कब से? 1526 ईस्वी से। और ये समय काल 1857 तक चलता है। कब तक? 1857 तक। पर देखा जाए तो ये पूरा संपूर्ण रूप से ये मुगल काल रहा है, ये 1826 से लेके 1857 तक। ठीक है, पर इसमें से अगर देखा जाए तो हम अगर मुख्य मुगल काल की बात करें तो वो 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक था। ठीक है, मुख्य मुगल काल की, यानी कि वो काल जहां पर मुगल अधिक शक्तिशाली रहे, मुगल अधिक वर्चस्व मतलब अधिक संपन्न रहे, समृद्ध रहे, तो वो था 1526 से लेकर 1700। इसके बाद के देखा जाए तो कम से कम 1857 तक मुगल शासक सत्ता में बना रहा, लेकिन इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर हम बाद में देखेंगे, जब आगे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे विदेशी ताकत के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य का यहाँ पर आगमन हो चुका था। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो मुख्य मुगल काल जो हम लोग आज जो देखेंगे वो मुख्य मुगल काल ही देखेंगे वो। ठीक है, और 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक का समय काल। ठीक है, तो याद रखेंगे कि भारतीय ऐतिहासिक काल में जो मध्यकाल का समय है वो 1526 में मुगल काल आरंभ होता है और 1857 तक चलता है। पर इसमें मुख्य मुगल काल 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक ही रहा है। ठीक है, उसके बाद के शासक उतने शक्तिशाली नहीं रहे जितने कि पहले के शासक रहे। ठीक है, चलिए तो चीज को समझते हैं हम लोग। यहां से आरंभ करेंगे। यहां से आरंभ करते हैं हम लोग। क्या है? मुगल काल, मुगल साम्राज्य, जिसमें क्या कहा गया है कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की थी। बिल्कुल ठीक है, जैसे दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको पढ़ाया था, जब तो दिल्ली सल्तनत को पढ़ाते समय मैंने अंतिम रूप से, जब मैंने दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जब अंतिम रूप से जब लोदी वंश को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? लोदी वंश को। तो वहां पर हमने एक शासक के बारे में, एक सुल्तान के बारे में पढ़ा था, जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। क्या था? इब्राहिम लोदी, जिसे उसे ही हराकर बाबर ने, यानी कि 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध, जिसमें बाबर विजयी रहा। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई और आगे से मुगल शासन की स्थापना हुई, और वहां से आगे के जो शासक हुए वो राजा, सम्राट कहलाने लगे। ठीक है, जबकि इससे पहले के जो शासक थे दिल्ली में, सुल्तान कहलाते थे।
ठीक है। तो पहली बात क्लियर हो गई कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की। चलिए, तो अब हम लोग मुगल साम्राज्य के जो पहले शासक था उसके बारे में संभवतः कुछ जानने का प्रयास करते हैं, बाबर के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि बाबर फरगना के शासक उमर शेख मिर्जा का बेटा था। बिल्कुल, आपसे कई बार पूछा लिया कि बाबर के पिता का नाम क्या था, तो उमर शेख मिर्जा था। चलिए आगे देखते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा पद्धति तथा तोप खाने का प्रयोग किया था। बिल्कुल, ये युद्ध लड़ने की दो रणनीति है जिसका उसने इस्तेमाल किया और जिस वजह से उसे इस युद्ध में विजयी हासिल हुई उसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको मुख्य बिंदु समझाने का प्रयास किया था। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये हमें समझने की जरूरत है। जिसमें मुख्य रूप से क्या कहा गया है कि बाबर के शासन काल में लड़े गए प्रमुख युद्ध, यानी कि बाबर ने भारत में कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़ा और उसके परिणाम क्या निकले। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि एक तरफ क्या है, बाबर का युद्ध का नाम, वर्ष, प्रतिपक्षी शासक और परिणाम। यानी कि देखते हैं बाबर ने सबसे पहला युद्ध भारत में पानीपत का युद्ध लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसके खिलाफ लड़ा था, तो वो इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा था और इसमें बाबर विजयी रहे। फिर कहा जाता है कि खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में इसने लड़ा, किसके खिलाफ, राणा सांगा के खिलाफ। ठीक है, और ये भी जीत बाबर की हुई इसमें भी। इसी तरह से चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा इसने मेदिनी राय के खिलाफ, इसमें भी बाबर विजयी रहा। इसी तरीके से एक और युद्ध है जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में अफगानों की सम्मिलित सेना के खिलाफ इसने लड़ा और उसमें भी बाबर विजयी रहा। तो ये कुछ युद्ध है जिसने बाबर ने मुख्य रूप से यहाँ पर लड़ा था। ठीक है, मुख्य रूप से बाबर ने लड़ा और उसमें अधिकांश में कह लीजिए कि इन जो इस युद्ध सभी में उसे विजयी प्राप्त हुआ उसे। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और बाबर से संबंधित कुछ और तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहा गया है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाना ने की। बिल्कुल, अगर यहाँ पर देखा जाए तो बाबर ने एक ऑटोग्राफी अपनी आत्मकथा लिखी थी। क्या लिखी थी उसने, अपनी आत्मकथा लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी, तुर्की भाषा में। किस लिखी थी, क्योंकि उस समय देखा जाए तो राजकीय भाषा तुर्की थी बाबर के समय, पर बाद के शासकों में मुगल शासक जैसे हम अभी देखेंगे हुमायूं, अकबर, आने वाले समय में इनकी राजभाषा परिवर्तित हो जाएगी और तुर्की की जगह इनकी राजभाषा फारसी हो जाएगी। इसलिए बाद में जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा, उसे फारसी में ट्रांसलेट करवा दिया गया। ठीक है, और इस ट्रांसलेट को किसने किया था, अब्दुल रहीम खाना ने। ठीक है, चलिए तो ये चीज याद रखिएगा कि मुगल की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। ठीक है, चलिए प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया, बाद में काबुल में दफनाया गया। बिल्कुल, तो याद रखेंगे कि जब शुरू में जब उसका देहांत हुआ तो बाबर को सब पहले किसमें, आगरा में दफनाया गया और बाद में उसे उसकी इच्छा अनुसार बाद में उसे काबुल में दफना दिया। उसकी पूर्व इच्छा अनुसार उसे काबुल में दफना दिया गया उसे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अब हम लोग मुगल शासक के दूसरे शासक की तरफ चलते हैं। ठीक है, किसके, दूसरे शासक की तरफ चलते हैं। अब हम लोगों ने अभी इस क्रम में सबसे पहले हम लोगों ने बाबर को देखा और इस क्रम में जो मुगल शासक के दूसरे शासक हुए हुमायूं, कौन हुए, हुमायूं, उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए क्या कहा गया है कि बाबर के बाद, इतना समझना है कि बाबर के बाद जो मुगल अगला शासक हुआ वो हुमायूं। ठीक है, आगे देखते हैं कि हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया।
ठीक है, अपने भाइयों में कर दिया। आगे क्या कहा गया है कि 1533 ईस्वी में उसने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। इससे जुड़ा कुछ तथ्य बताए गए यहाँ पे, आगे देखते हैं। जून 1539 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। बिल्कुल, जून 1539 में हुमायूं तथा शेर खां के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं क्या रहा, पराजित रहा। देखा जाए तो अभी मैं आपको समझा दूंगा कि हुमायूं का भारत में 2 कार्यकाल हुआ। हुमायूं का भारत में कितने कार्यकाल रहा, 2 कार्यकाल रहा। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं अभी बता दूंगा, पहले समझ लेते हैं। तो लगभग में देखा जाए तो अगर बात करूं तो 2 कार्यकाल के रूप में अगर मैं आपको बात करूं तो देख सकते हैं कि एक कार्यकाल बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक, 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक, और जो इसका दूसरा कार्यकाल रहा वो 1555 से लेकर 1556 तक, 1555 से लेकर 1556 तक। तो हुमायूं का भारत में 2 कार्यकाल रहा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 वर्षों का तकरीबन गैप है। कितना है, 15 वर्षों का गैप है। तो हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे कि आखिर उन 15 वर्षों में किसने शासन किया यहाँ पर, ठीक है, कि किसका शासन रहा और हुमायूं दोबारा यहाँ पर कैसे शासक बना, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि जून 1539 में हुमायूं तथा शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ, यानी कि हुमायूं हार गया। ठीक है, और इस तरह से शेर खां का यहाँ पे शासन स्थापित हुआ। चलिए आगे देखते हैं। 1540 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर खां के बीच कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पुनः पराजित हुआ और उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा। बिल्कुल, उसे भारत छोड़ के, यानी कि 1539 ईस्वी में और 1530 ईस्वी में लगातार हुमायूं शेर खां से 2 बार पराजित हुआ और फाइनली 1540 ईस्वी में उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा। तो अब तो भाग गया, फिर देखते हैं कि आएगा कब वो। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पहला कार्यकाल इसका यहाँ पे कंप्लीट होता है, वो कार्यकाल 15 जो कि पहला कार्यकाल इसका बिल्कुल कब से कब तक रहा, तो 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी, 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक। और ये 1540 ईस्वी में इसका कार्यकाल समाप्त कैसे हुआ, उसका कारण हम लोग देखते हैं कि 1540 में फाइनली हुमायूं शेर खां से दूसरी बार कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हारता है, जिससे कि उसे भारत छोड़कर भागना पड़ता है। अगला बात ध्यान देने वाली है कि हुमायूं के निर्वासन काल में ही 1542 में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ। अर्थात जब हुमायूं 1540 ईस्वी में शेर खां से हारकर जब भारत छोड़कर बाहर चला गया, तो उसी दौरान 1542 में, यानी कि उसके भारत छोड़ने के तकरीबन 2 वर्ष बाद निर्वासन का मतलब कि जब वो सत्ता से बेदखल हो चुका था। निर्वासन का मतलब यहाँ पे कि जब वो सत्ता से बेदखल हो चुका था और 2 साल बाद लगभग जब वो पाकिस्तान में था, कहाँ पे था, अमरकोट, पाकिस्तान में पड़ता है यह स्थान। तो उस समय 1542 में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, जो कि अगला मुगल शासक भी होगा। ये क्या होगा, अगला मुगल शासक भी होगा। देखेंगे हम कैसे होगा ये मुगल शासक। चलिए, तो इस क्रम में हम लोगों ने इस चीज को समझ लिया, आगे देखते हैं। अ 1555 ईस्वी में मच्छी बारह एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने अपना खोया हुआ साम्राज्य प्राप्त कर लिया। बिल्कुल, यानी कि जो सत्ता 1540 में हुमायूं ने शेर खां के हाथों हार कर खो दिया था, उसे दोबारा 1555 ईस्वी में मच्छी बारह एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने उस युद्ध को जीतकर वो सत्ता दोबारा से प्राप्त कर लिया 1555 में। यानी कि आप देख सकते हैं कि
हुमायूं का दूसरा कार्यकाल 1555 में आरंभ होता है। हालांकि दुर्भाग्य से ये कार्यकाल उसका बहुत लंबा नहीं, यानी कि मुश्किल से 1 वर्ष का ही कार्यकाल उनका, क्योंकि उनका आकस्मिक एक घटना से उनकी मौत हो जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी। देखते हैं कैसे। क्या कहा गया कि 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अर्थात हम देख रहे हैं कि 1555 में जो उसका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था, उसका जो दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ वो सिर्फ लगभग 1 वर्षों तक ही चला, और 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन नामक स्थित पुस्तकालय में उसकी सीढ़ियों से गिरने से उसकी मौत हो गई। यानी कि दूसरा कार्यकाल हम देखते हैं कि जो 1555 में शुरू हुआ था वो 1556 में अंत हो गया। तो इस तरह से फाइनली हम लोगों ने समझ लिया कि हुमायूं का कार्यकाल भारत में 2 चरण में विभाजित है। ठीक है, एक है भैया 1530 ईस्वी से 1540 तक, और दूसरा 1555 से 1556 तक, 1555 से 1556 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं जिसके बारे में बिल्कुल, तो देखा था कि हुमायूं का 2 कार्यकाल रहा, एक 1530 से 1540 और 1555 से 1556। तो उस कार्यकाल में 15 वर्ष का गैप रहा, 15 वर्ष का गैप था। ठीक है, तो उसे शेर खां के द्वारा हराया गया था, जिसका क्या शेर शाह सूरी। तो जिस दौरान उनका गैप रहा, उसका गैप रहा हुमायूं का 1540 से लेकर 1555 तक, यानी कि 15 वर्षों तक। तो उस 15 वर्ष में किसका शासन रहा? शेर शाह सूरी का। किसका शासन रहा? शेर शाह सूरी का। तो शेर शाह सूरी का हम लोग साथ में ही थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हुए चलते हैं। क्या कहा गया है कि शेर शाह का असली नाम फरीद खां था। उसके पिता हसन खां सासाराम के जमींदार थे। सासाराम यानी कि बिहार के जमींदार थे। किसके? इसलिए कहा जाता है ना कि कई बार एक जनरल नॉलेज के रूप में पूछ लिया जाता है कि बिहार का वो कौन सा व्यक्ति पहला व्यक्ति था जिसने दिल्ली की सत्ता पर विराजमान हुआ, तो वो शेर शाह सूरी ही था। तो इसलिए इसी संदर्भ में कहा जाता है इसे, क्योंकि जो शेर शाह के जो पिता थे हसन खां, वो बिहार के सासाराम के जमींदार थे। ठीक है, और इस तरह से इसने हुमायूं को 1539 और 40 के 2 युद्धों में पराजित कर सत्ता हासिल की थी इसने। तो इसलिए कहा जाता है कि शेर शाह सूरी वो पहला व्यक्ति था जो शेर शाह सूरी वो पहला बिहार का व्यक्ति था जो दिल्ली की केंद्रीय सत्ता पर विराजमान हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में विजयी होने के बाद उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। बिल्कुल, वहां पे हमने शेर खां करके नाम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जो कन्नौज के युद्ध में और जो बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था, तो उसी का परिवर्तित नाम था शेर शाह सूरी। और हमने देखा था कि 1540 ईस्वी में इसने हुमायूं को पराजित किया था, और उसी युद्ध के बाद इसने उसे ये उपाधि धारण की, शेर शाह सूरी। ठीक है, आगे कहते हैं कि उसने पुराने सिक्कों की जगह शुद्ध सोने चांदी के सिक्के जारी किए। संभवतः उससे संबंधित एक तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। उसने जब्ती प्रणाली लागू की जिसके अंतर्गत लगान का निर्धारण भूमि की माप के आधार पर किया जाता था। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि उसने जब्ती लागू की। जब्ती एक कह सकते हैं कि भू सुधार से संबंधित एक नीति लाई इसने, जिसमें पहले इसने भूमि का मापन किया और उसके हिसाब से जिसकी भूमि कम है, उस जैसी उपजाऊ है, तो उस हिसाब से इसने लगान निर्धारित किया, जो कि एक अच्छा नीति कह सकते हैं। शेर शाह ने रुपया का प्रचलन शुरू किया जो 178 ग्रेन चांदी का होता था। बिल्कुल, संभवतः इस चीज को भी जोड़ा जाता है ऐतिहासिक तथ्य से कि भारत में जो रुपया का जो प्रचलन है संभवतः वो यहीं से शुरुआत किया गया था, इसके द्वारा ही। क्योंकि आज भी हमारे यहाँ जो मुद्रा की जो मतलब मौद्रिक जो इकाई है मापने गिनने की, वो रुपया ही है।
ठीक है। तो शेर शाह ने ही रुपया का प्रचलन शुरू किया था, जो कि 178 ग्रेन चांदी का होता था। चलिए आगे देख लेते हैं। उसने दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। बिल्कुल, ये बिल्कुल याद रखने वाली बात है कि जो दिल्ली में पुराना किला है, जो चिड़ियाघर के पास में भी है, चिड़ियाघर के पास है, उसका निर्माण उसने किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। उसके अंदर किला, एक कोना, मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, तो पुराने किला का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनसे जुड़े हुए कुछ और तथ्य को देखते हैं। इससे जुड़े हम कुछ और तथ्य को देखते हैं, वो क्या क्या है देखते हैं। आइए, क्या कहा गया है कि उसके शासन काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। बिल्कुल, जिसके ऊपर बाद में पद्मावती मूवी भी बना था, जो हम सभी ने देखा होगा उसे, जो इतिहास से एक जुड़ा हुआ तथ्य था। तो शेर शाह के सूरी के शासन काल में ही मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। ठीक है, जिसके ऊपर मूवी बनी पद्मावती। आगे क्या कहा गया? शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। ठीक है, तो संबंधित इस चीज को हम समझ सकते हैं कि सासा जो जो शेर शाह सूरी थे, उनके जो पिता थे वो सासाराम के जमींदार थे, तो उनका जमींदार उनका उस जगह से एक जुड़ाव था, मतलब एक संबंध था, इसलिए उनके सबको अंतिम रूप से वहीं पर दफनाया गया। कालिंजर विजय अभियान के दौरान शेर शाह की तोप फटने से मृत्यु हो गई। ठीक है, तो कालिंजर विजय के अभियान के दौरान शेर शाह की मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं। शेर शाह ने सड़क ए आजम ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, जो सोनार गांव से पेशावर तक जाता है। बिल्कुल, तो शेर शाह ने सड़क ए आजम यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, जो कहां से कहां तक जाता है? सोनार गांव से पेशावर तक जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल, अब हम लोग दोबारा से लौट आते हैं मुगल साम्राज्य पर। ठीक है, बीच में मैंने आपको थोड़ा सा, क्योंकि उस समय काल को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मध्य को, इसलिए मैंने वहाँ पे शेरशाह सूरी को थोड़ा सा ऐड करने का प्रयास किया है। पर इस क्रम में हम लोगों ने मुगल वंश को पढ़ रहे हैं, मुगल काल को पढ़ रहे हैं, जिसमें से पहला हम लोगों ने बाबर को देख लिए हैं। बाबर, अब हम लोग किसको देख रहे हैं? हुमायूं को। किसको देख रहे हैं? हुमायूं को देख लिया था। अब हम लोग इस क्रम में तीसरे मुख्य जो शासक अकबर को देखेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महान शासक रहा मुगल वंश का। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। वो कौन थे? अकबर, जिनका जो कौन था? अकबर, जिसका कार्यकाल अगर देखा जाए तो 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। ठीक है, 1526 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। ठीक है, तो देखा जाए तो क्या कहा गया है अकबर से संबंधित कि अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में पंजाब के काला नौर नामक स्थान पर हुआ। ठीक है, कि अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में पंजाब के कला नौर नामक स्थान पर हुआ। ठीक है, बैरम खां अकबर का संरक्षक था। बिल्कुल, संरक्षक का मतलब कि जब अकबर उतना सक्षम नहीं था, क्योंकि जस्ट जब उसका राज्याभिषेक हुआ था तो वो 14 वर्ष का था, इसलिए वो अत्यधिक सक्षम न होने के कारण उसे अपने संरक्षक के अंतर्गत उसने कई वर्षों तक शासन किया। देखेंगे कब तक शासन किया उन्होंने, और वो संरक्षक कौन थे? बैरम खां थे। चलिए क्या कहा गया है? पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ, जिसमें बैरम खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने हेमू के नेतृत्व में वाली अफगान सेना को पराजित किया। पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध हम लोग 1526 ईस्वी में 1526
26 ईस्वी में बाबर एवं किसके, शेर शाह के बीच में लड़ा गया, जबकि 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरा युद्ध हुआ, किसके कार्यकाल में, अकबर के कार्यकाल में, जिसमें अकबर मतलब 1556 में, जिसमें बैरम खां के, यानी कि अकबर की तरफ से किसने लड़ा, बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना, और दूसरी तरफ से हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना लड़ी, जो कि क्या हुई, पराजित हुई। ठीक है, यानी कि इसमें देखा जाए तो दूसरे पानीपत के युद्ध में अकबर विजयी रहा। आगे देखते हैं, चलिए, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य, इस चीज को समझ लेते हैं कि अकबर के महत्वपूर्ण कार्य, बिल्कुल, कि अकबर ने अपने शासन काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए थे। ठीक है, अपने शासन काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए थे, तो इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो क्या कहा गया है कि 1562 ईस्वी में उसने दास प्रथा की समाप्ति कर दी। 1562 में उसने अकबर को हर मदल से मुक्ति दी। 1562 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी आगरा के हस्तांतरण किया उसने। ठीक है, 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की। 1578 ईस्वी में इबादत खाने में सभी धर्मों के प्रवेश की अनुमति दी उसने। 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा की। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की घोषणा की उसने। इसी तरीके से 1583 ईस्वी में इलाही सनवत की शुरुआत की। तो ये थे अकबर के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, जिसे लिस्टेड करके दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अकबर से संबंधित कुछ और तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। अकबर के शासनकाल के दौरान 1576 में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप तथा मुगल सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना विजयी रही। ठीक है, तो इसमें एक और अहम युद्ध के बारे में बताया गया है, जिसमें अकबर विजयी रहा, और वो 1576 में लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध था। ठीक है, आगे देखते हैं। अकबर के दीवान राजा चोडरमल ने 1580 में दहसाला बंदोबस्त लागू किया। ठीक है, कि अकबर के दीवान राजा जिनका नाम टोडरमल, 1580 में दहसाला बंदोबस्त, यानी कि भूमि से संबंधित एक नीति था, जिसे उसने लागू किया। आगे देखते हैं कि दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू राजा बीरबल था। दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला अंतिम तथा प्रथम तथा अंतिम राजा बीरबल था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। बिल्कुल ठीक है, ये तो जनरल नॉलेज की बात है, आप ध्यान रख सकते हैं कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था, महेश दास था। अबुल फजल ने आइन ए अकबरी तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की, बिल्कुल, कि मुगल शासक की बात की जाए और खास के हम लोग अकबर से संबंधित जानकारियों को स्रोत की बात की जाए, तो आइन ए अकबरी और अकबरनामा दो ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे हम लोग अकबर से संबंधित विभिन्न तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। और उसे किसने लिखा है, तो अबुल फजल ने उसे। ठीक है, आइन ए अकबरी और अकबरनामा। आगे बढ़ते हैं। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, जिसमें तानसेन, बीरबल, टोडरमल आदि प्रमुख थे। ठीक है, कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे, जिनमें तानसेन, बीरबल, टोडरमल आदि प्रमुख थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनसबदारी प्रथा एक विशिष्ट सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी,
मनसबदारी प्रथा एक विशिष्ट सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसे भारत में अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी, ठीक है, मनसबदारी सैन्य मनसबदारी मतलब कहने का मतलब कि अब मतलब कि अकबर के शासनकाल में सैनिकों को संभवतः कुछ बेसिक पैसे वगैरह, कुछ सैलरी, उनके मेहनत, काम करने का मेहनताना वगैरह उन्हें दिया जाने लगा था। मनसबदारी प्रथा, मनसब। अकबर के दरबार में अबुदस्मस्त, दसवंत एवं वासवना प्रमुख चित्रकार थे। बिल्कुल, अकबर के दरबार में, क्योंकि अगर आप मुस्लिम के संदर्भित में अगर कुछ जजिया कर उनके कानून वगैरह को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा कि उसमें जीवित व्यक्ति का चित्र बनाना मतलब इस्लाम के खिलाफ माना जाता है। और जबकि मुगल शासक में अगर हम अकबर के शासनकाल में देखते हैं तो इस चीज़ का विरोध किया गया और इस चीज़ को प्रोत्साहित किया गया कि चित्र वगैरह कारी एक सुंदर कला है और इसे होना चाहिए ये, ठीक है। आगे क्या गया था कि अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है, ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्रम में हम लोग चौथे शासक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, मुगल वंश के चौथे शासक की तरफ चलते हैं। इस वंश के मुख्य मुगल काल को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें एक एक करके अभी तक हम लोगों ने बाबर, हुमायूं और अकबर, 3 मुगल शासक को समझने का प्रयास किया। अब हम लोग चौथे मुगल शासक जहांगीर को समझने का प्रयास करते हैं, जिनका समयकाल जिसका समयकाल 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा है। 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है जहांगीर का। चलिए जहांगीर के बारे में जानते हैं। क्या कहा गया है कि जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। यह नाम अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। बिल्कुल, कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था, और यह नाम अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था इनका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। उसने आगरा के किले पर इसे लगवाया था। चलिए आगे देखते हैं। अपने विद्रोही पुत्र खुसरो का साथ देने के आरोप में उसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। बिल्कुल, तो ये एक अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम के नज़रिए से पूछ लिया जाता है कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने फांसी दी थी, तो वो 5वें गुरु अर्जुन देव थे। ऐसे संबंधित घुमा फिरा के या किस शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी, तो वो जहांगीर था, ठीक है। तो संबंध ये चीज को ध्यान रखने वाली बात है। जहांगीर ने मेहरू निसा को शादी के बाद नूर महल एवं नूर जहां की उपाधि दी, ठीक है। जहांगीर ने मेहरू निसा को शादी के बाद नूर महल एवं नूर जहां की उपाधि दी। आगे देखते हैं। नूरजहां ईरान निवासी गयास बेग की पुत्री एवं अली कुली बेग शेख अफगान की विधवा थी, ठीक है। यानी कि जहांगीर ने जिससे विवाह किया था, जिस मेहरू निसा से उसने विवाह किया था, वो गयास बेग की पुत्री एवं अली कुली बेग जो कि अफगान शेख था, वो उसकी विधवा थी, उससे उसने शादी की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जहांगीर से संबंधित कुछ और तथ्यों को समझते हैं हम लोग। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। बिल्कुल, कि जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा
तुजुके जहांगीरी की रचना फारसी भाषा में की थी। बिल्कुल, जिस तरह से हम लोग ने देखा था कि बाबर को पढ़ते समय बाबर ने भी अपनी आत्मकथा की रचना की थी जो कि तुर्की भाषा में थी, जिसे बाद में फारसी भाषा में ट्रांसलेट करवाया था, जबकि जहांगीर ने भी अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम तुजुके जहांगीरी रखा गया, जो किस भाषा में था? फारसी भाषा में था। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर था, यानी कि मुगल मतलब जहांगीर के समय में जो मुगलकारी चित्रकला था उसका सबसे बेहतर विकास हुआ। जहांगीर के दरबार में आगा रजा, अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर, विसनदास, मनोहर आदि प्रमुख चित्रकार थे। चलिए, तो कुछ चित्रकारों के नाम गिनाए गए हैं। जहांगीर की मृत्यु भीमवार नामक स्थान पर हुई। उसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया है। उसे कहाँ दफनाया गया है? शहादरा लाहौर में उसे दफनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ और चीजें हैं संबंधित इससे, उस चीज को समझते हैं जहांगीर से। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अच्छा, समझते ये पेज रिपीटेड था, ये जो पेज हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, ये इसको स्किप करते हैं। चलिए, अब हम लोग अगले शासक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसके अगले शासक की तरफ बढ़ते हैं। अगले शासक की तरफ बढ़ते हैं। अगले शासक की तरफ बढ़ते हैं। औरंगजेब 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब को शासक बनने के लिए अपने भाइयों से युद्ध करना पड़ा। दारा एवं औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में 1659 ईस्वी में हुआ। युद्ध में औरंगजेब विजयी रहा। उसके बाद उसने इस्लाम धर्म की अवहेलना के आरोप में दारा की हत्या करवा दी। ठीक है, तो नॉर्मल आप देख सकते हैं कि उनसे शासक बनने के लिए संघर्ष करना पड़ा और वो किस तरह से शासक बना। 1659 में दिल्ली में शाहजहां के महल में दूसरी बार मतलब इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। उसके शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की भी संख्या अधिक हो गई। यानी कि इसमें हिंदू मनसबदारों की मतलब कि उसके दरबार में, उसके कार्य क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे अधिकारी भी हुए जो हिंदू थे। ठीक है, इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी। ठीक है, तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि इससे दो तथ्य से संबंधित रहा है। चलिए दूसरा देखते हैं, अगला देखते हैं कि उसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। उसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। किसे? औरंगजेब को।
आगे देखा जाए, आगे देखते हैं। उसने 1659 ईस्वी में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। उसने झरोखा दर्शन तथा तुलादान प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाए। अगर देखा जाए तो ये कुछ नीतियां जिसे अकबर ने परिवर्तित की थी, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था, और ये झरोखा दर्शन तुलादान प्रथा जैसी नीति प्रथा अकबर के ही द्वारा शुरुआत की गई थी, जिसे औरंगजेब ने समाप्त कर दिया, ठीक है। झरोखा दर्शन संबंध मैं किसी और वीडियो में विस्तृत बात करूंगा, और तुलादान के बारे में क्या कहा गया है कि औरंगजेब ने अपना अधिकतर समय दक्षिण भारत को जीतने में लगा दिया, जो उसके लिए नासूर साबित हुआ, यानी कि उसकी एक अच्छी नीति नहीं हुआ, उसे बहुत अत्यधिक सफलता नहीं मिली इस काम में, और बाद में उसे उसके पतन का कारण भी बना। औरंगजेब को मृत्यु के बाद दौलताबाद के निकट दफना दिया गया। उसका मकबरा औरंगजेब औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है। आगे क्या कहा गया, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने ही करवाया था, बिल्कुल। तो ये रहा आपका दिल्ली में स्थित लाल किला, जिसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, जबकि उसके अंदर में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण, जिसके अंदर में जो संभवतः मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने, औरंगजेब ने ही करवाया था, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए, ये एक अच्छा चीज़ है, आप इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। क्या है इसमें, ये चीज़ को समझते हैं हम लोग। इसमें मैंने एक ट्रिक के माध्यम से एक ट्रिक के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया मैंने, ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ट्रिक क्या है, इस चीज को समझते हैं। BHAJSA, भाजसा। क्या है समयकाल, भाजसा। समयकाल क्या है इनका, भाजसा, ठीक है। जिसमें B4 बाबर, H4 हुमायूं, A4 अकबर, J4 जहांगीर, और S4 शाहजहां, और A4 औरंगजेब, A4 औरंगजेब, A4 औरंगजेब, A4 औरंगजेब, A4 औरंगजेब, A4 औरंगजेब। तो इस ट्रिक से आप मुख्य मुगल काल, ठीक है, मुख्य मुगल काल जो संभवतः 1526 ईस्वी से प्रारंभ होता है, 1526 ईस्वी से प्रारंभ होता है। कब से, 1526 ईस्वी से प्रारंभ होता है और 1707 ईस्वी को समाप्त होता है। हालांकि मुगल काल भारत में कब तक, 1757 तक रहता है, ठीक है। और 1757 तक कैसे समाप्त होता है उसके ऊपर हम लोग कभी बात करेंगे फिर, ठीक है। तो ये ट्रिक है जिसके माध्यम से इसे प्रोनाउंस किया, भाजसा, BHAJASA, भाजसा, बाबर, हुमायूं, अकबर, और इसके सामने इनका समय काल भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने हुमायूं के बारे में देखा था ना कि 2 कार्यकाल हमने पढ़ा था, इसलिए देख सकते हैं कि इसे मैंने 2 कार्यकाल में, एक 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 ईस्वी तक 2 कार्यकाल उसका रहा है, और उस चीज़ को हम लोगों ने नीचे विस्तृत रूप से पीछे समझ के आए कि उसका 2 कार्यकाल कैसे रहा, ठीक है।
तो ये कुछ ट्रिक थे जो मुख्य मुगल काल को याद करने के लिए BHAJASA बादशाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो आगे हम लोग अंतिम रूप से यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये मुख्य मुगल काल आपका समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयरिंग। धन्यवाद।